नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। संसद से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंहनाद के बाद अब सेना ने एलएसी पर अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। सर्दियों के मौसम में चीन से दो हाथ करने के लिए 20,000 जवानों के लिए जंगी सामान तैयार है। उधर भारत के जवाबी तेवरों से घबराए ड्रैगन ने पहली बार यह कबूल कर लिया है कि गलवान घाटी में भारतीय जांबाजों ने उसके सैनिकों की गर्दनें तोड़ी थी। हालांकि अभी भी जिनपिंग की सेना ने मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। इन सब के बीच भारत के सेनापति की एलएसी से लेकर एलओसी तक के बॉर्डर पर पैनी नजर है। आर्मी चीफ नरवणे ने एलओसी पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और हर हालात के लिए सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उधर पीओके में मजबूर महिलाओं के लिए बाजवा के चेलों के शर्मनाक पाप का भी खुलासा हुआ है। दुनिया भर में इस खुलासे के बाद खान की सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। आज इन तमाम अहम खबरों पर रहेगी हमारी बहुत खास नजर और हर बार की तरह खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी साहब देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एलएसी से अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। तो शो की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा साइबर अटैक सामने आया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कंप्यूटर्स में सेंधमारी की गई है। इन पर साइबर अटैक किया गया है। इन कंप्यूटरों में भारतीय नागरिकों और देश के वीवीआईपी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवल तक शामिल हैं, उनसे जुड़ा डेटा रहता है। एक लिंक क्लिक करते ही यह सारा डेटा गायब हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की अब जांच कर रही है। एनआईसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अपने आप में यह साइबर अटैक बहुत गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एनएसए अजीत डोवल हो, देश की सुरक्षा से जुड़े कई संगठनों का डेटा मौजूद रहता है। और अब जानकारी ये मिल रही है, देखिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा तफसील से बताइए कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो पाया, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई, क्योंकि एनआईसी में तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देश की सुरक्षा से जुड़ा मौजूद रहता है। के कंप्यूटर्स में दरअसल ये सेंध है। सितंबर की शुरुआत में पता चला कि एनआईसी के जो कंप्यूटर्स हैं उनसे काफी डाटा चोरी किया गया और ये जो पूरा डाटा था ये पीएम की सिक्योरिटी, इसके अलावा एनएससी की सिक्योरिटी और जो भारतीय नागरिक हैं उनकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स थी वो सभी इन कंप्यूटर्स के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद थी और उसके साथ सेंधमारी की गई है। दरअसल एनआईसी को एक मेल आया था सितंबर के शुरुआत में और जब उस मेल को खोला गया, जो उसके अंदर लिंक था, जब उसको क्लिक किया गया तो उसके बाद जो पूरा डाटा था वो अचानक से खुद ही गायब हो गया। इसकी जानकारी तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई। तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान पता चला है कि ये जो मेल था वो बेंगलुरु की एक आईटी फर्म की तरफ से आया था और ये जो आईटी फर्म है वो दरअसल अमेरिकन बेस्ड फर्म है। तो लिहाजा अब उस कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी कि क्या ये जो मेल था वो उनकी तरफ से किया गया था या नहीं किया गया था, क्या उनके कंप्यूटर्स को हैक करके किया गया था। नहीं, बिल्कुल जितेंद्र, अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है और निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से इस मामले की जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन है ये पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु की जिस फर्म से ये ईमेल आया था एनआईसी के कर्मचारियों को, वो एक अमेरिकी फर्म बताई जा रही है। इसकी पूरी डिटेल्स अब हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर देने जा रहे हैं कि आखिर इस खबर के मायने क्या हैं और ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया, यह जानना अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। दरअसल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के कई कंप्यूटर्स पर यह साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने एनआईसी के कर्मचारियों को पहले मेल भेजा और जिन जिन कर्मचारियों ने यह मेल खोलकर देखा, उस लिंक को क्लिक किया, उनके कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा गायब हो गया। अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। जिस कर्मचारी ने मेल के लिंक पर क्लिक किया उसके कंप्यूटर का डेटा गायब हो जाता है। साइबर अटैक कर एनआईसी के कई कंप्यूटरों में इसी तरह से सेंधमारी की गई है। बेंगलुरु की एक अमेरिकी कंपनी, एक अमेरिकी फर्म से कर्मचारियों को यह मेल आता है
और जो कोई भी इस मेल को खोलकर लिंक को क्लिक करता है उसके कंप्यूटर का डेटा गायब हो जाता है। एनआईसी पर बड़ा साइबर हमला, ये कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो हैं वो इंफॉर्मेशन वॉल पर आ चुकी है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के कई कंप्यूटर्स पर यह बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ऐसा कर पाने में कामयाब कैसे हो गए कुछ लोग, ये बड़ा सवाल है। हैकर ने एनआईसी के कर्मचारियों को मेल भेजकर साइबर अटैक किया, और जब इस तरह के साइबर अटैक होते हैं तो ये तरीका तो बड़ा पुराना है कि एक मेल भेजिए, उसमें एक लिंक हो, लिंक को अगर क्लिक किया जाए तो आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी हो जाए। यही पुराना तरीका अख्तियार किया गया है, लेकिन वो इस अटैक को कर पाने में और डेटा गायब करने में सफल रहे हैं। साइबर अटैक कर एनआईसी के कई कंप्यूटर्स में सेंधमारी की गई है। बहुत गंभीर मामला है क्योंकि एनआईसी में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री हो, एनएसए हो, उनसे जुड़ा डेटा होता है। कौन सा डेटा गायब हुआ है इसकी तफसील से जांच की जरूरत है, और छानबीन में भेजे गए मेल का आईपी एड्रेस जो है ये बेंगलुरु का निकला है, एक अमेरिकी फर्म का, और इसके जरिए अब जांच शुरू हो गई। एनआईसी के कंप्यूटर्स में सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ी और वीवीआईपी से जुड़ी जानकारियां होती हैं, डेटा होता है। और एनआईसी के कर्मचारियों ने बेंगलुरु से आई फर्म की इस मेल को जब खोला तो उसमें एक लिंक था, उस लिंक पर क्लिक किया तो उनके कंप्यूटर का डेटा उड़ गया। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, जरा तफसील से जानकारी दीजिए कि इस मामले की जांच में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते का ये पूरा का पूरा मामला है जब ये मेल आता है और उसके बाद डेटा जो है वो गायब हो जाता है एनआईसी का। इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए समीर, इस मामले की जांच के दो पहलू हैं जिस पर अभी फिलहाल एजेंसी काम कर रही है। पहली पहलू तो जिसके बारे में जितेंद्र ने बताया भी कि दिल्ली पुलिस इसमें ये देख रही है कि कौन एजेंसी इन्वॉल्व थी, जहां से मेल आया और किसने मेल किया, और ये सब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लेकिन जो चिंता है वो दूसरी है। चिंता ये है कि उस सॉफ्टवेयर के जरिए पीएम की सिक्योरिटी, पीएम के मूवमेंट या एसपीजी की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तकनीक है वो सब तमाम तरह की इंफॉर्मेशन है। ऐसी स्थिति में जो वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगे लोग हैं वो अब अपने सभी तरह के प्रोटोकॉल को रिवाइज कर रही है, और वो ये असेस कर रही है कि आखिर हमसे संबंधित कितनी सारी सूचनाएं अब तक बाहर निकल चुकी है, क्योंकि अगर वो सूचनाएं बाहर है तब आप फिर उसी प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि एनआईसी के तहत चाहे पीएमओ हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, हर तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है। ऐसी स्थिति में अब एक असेसमेंट यहां सरकार के टॉप लेवल पर यह हो रहा है कि एनआईसी से कितनी इंफॉर्मेशन ऐसी निकल चुकी है जिसको दोबारा से नए सिरे से नए इंफॉर्मेशन के साथ लाने की जरूरत है, और ये दो तरफा चुनौती अभी फिलहाल एजेंसियों के सामने भी है। लेकिन ये बात जो है ये बहुत ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि ये तो बड़ा पुराना तरीका है साइबर अटैक का कि आप किसी को एक मेल भेजिए, उसमें एक लिंक हो, लिंक को क्लिक किया जाए और डेटा आपके कंप्यूटर का चोरी हो जाए। यही तरीका अख्तियार किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और अक्सर हमें हर साइबर एक्सपर्ट पहले तो यही सलाह देता है कि कोई अनजान मेल अगर आए तो उसको आप नहीं खोलें अगर आपको उसमें संदिग्ध लगता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में शायद, हालांकि इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, लेकिन एनआईसी का जो प्राइमरी तौर पर कहना है वो यही है कि वो किसी एक ऐसी एजेंसी जिसके साथ वो लगातार टच में थे उसके नाम से मेल आया और इसलिए यह गलतफहमी हुई। बहरहाल इस मामले में क्या कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है या फिर जो संबंधित तमाम एंगल्स पर जांच करनी होगी मनीष, और बने रहे आप हमारे साथ इस अहम खबर पर। लगातार हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन को टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। एक कविता के जरिए वायुसेना ने कहा है हम तैयार हैं, वायुसेना की दहाड़, युद्ध में करूं अपनी जीत पक्की। तो एक कविता के जरिए वायुसेना ने इस बात का साफ इशारा दिया है कि पूरी तरह से वायुसेना, हिंदुस्तान के वायुवीर चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से रेडी है। कविता के जरिए वायुसेना ने यह बात कही है, हम तैयार हैं। और वो कविता कौन सी है ये भी हम आपको दिखाते हैं।
तो आइए अब आपको वो कविता दिखाते हैं जिसे भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर देश के सामने शेयर किया है, देश से साझा किया है। हिंदुस्तान की वायु शक्ति कैसे तैयार है ये अब आप देखिए, क्योंकि वायुसेना की तरफ से ये कविता जो है वो कही गई है। देह शिवा बर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। ये कविता जो है ये वायुसेना की तरफ से शेयर की गई है। ना डरो अरिसो जब जाई लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं, यानी जीत तय है हिंदुस्तान के वायुवीरों की। हे शिवा मुझे ये वर दे कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी भी पीछे ना हटूं। इसके मायने क्या हैं इस कविता के, ये भी अब देख लीजिए। जब मैं युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से ना डरूं और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो वायुसेना है, जो वायुवीर हैं, उसके जज्बे को बखूबी बयां कर रही है ये कविता। और ये सीधा संकेत चीन के लिए भी है कि हिंदुस्तान के वायुवीर, हिंदुस्तान के लड़ाके अब चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक भी हिमाकत अगर चीन की तरफ से हुई तो उसका न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कभी चीन ऐसा करने की जुर्रत कर नहीं पाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, चीन के खिलाफ भारतीय सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। एलएसी पर सेना की सर्दियों के लिए लंबी तैयारी की बात एक बार फिर सामने आई है। 20,000 जवानों के लिए बड़े लेवल पर इंतजाम किया गया है, बड़े स्तर पर इंतजाम किया गया है। 20,000 जवानों के लिए कपड़े, तंबू, ईंधन, राशन मुहैया करवाए गए। -50 डिग्री के तापमान में भी ये 20,000 जवान बिल्कुल सुरक्षित रह पाएंगे, मुस्तैद रह पाएंगे, बुलंद हौसलों के साथ। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी लगातार वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त एलएसी पर तैयारियां कैसी हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ एलएसी से जुड़े हुए हैं। अभिषेक बताइए, इस वक्त कितनी जबरदस्त तैयारियां पूर्वी लद्दाख में आपको नजर आ रही हैं? सर्दियों के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये मान लिया गया है कि सर्दियों में चीन जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा, इसीलिए वो चोटियां, जिन चोटियों पर भारतीय फौज काबिज हो चुकी है वहां पर सैनिक हमारे बने रहेंगे। इसीलिए चाहे वो टेंट हो, जिन टेंट में -50 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी रहा जा सकता है, ऐसे टेंट वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे सैनिक वहां पर हैं, खाने पीने का सामान वहां पहुंच चुका है। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इंतजाम है ये आने वाले करीब 1.5 साल तक का मुकम्मल कर लिया गया। इतनी लंबी तैयारी की गई है। सैनिक पहले से एक्लिमेटाइज हैं, उन चोटियों पर रहने के लिए साजो सामान, हथियार वहां पहुंच चुके हैं। और ये एक पूरी श्रृंखला है जो कि शुरू होती है, शुरू तो नहीं कहेंगे, आप कुछ पॉइंट उसके हम आपको गिना देते हैं। आप चुशुल का दक्षिणी और उत्तरी किनारा ले लीजिए, पैंगोंग का किनारा ले लीजिए, से लेकर के अभी डेप्सोंग, जहां पर इस समय नई बात नोटिस हुई है कि चीन ने काफी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उनकी वहां की चोटियों पर भी इसी तरह की तैयारी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय स्वाय साहब बने रहे, आप हमारे साथ संजय स्वाय साहब भी मौजूद हैं। अभिषेक आप बने रहे। संजय स्वाय साहब, किस जो तैयारियां हैं वो क्या संकेत देती हुई नजर आ रही हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अभी ये विवाद लंबा खिंचने वाला है। सर्दियों में क्या कुछ वाकई बड़ा हो सकता है, इसकी संभावना बरकरार है कि आपके हिसाब से भी? समीर, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले ये बताना चाहूँ, मैं खुद -50 डिग्री में सर्व कर चुका हूँ द्रास में, और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी पूरी चेकलिस्ट बनी होती है कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या आइटम चाहिए, छोटी छोटी माचिस से लेके डीजल, पेट्रोल, एम्यूनिशन, ये सभी सामान वहां पर डंप किया जा रहा है। और जिस प्रकार कल हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि भारत चीन का किस तरह से बिल्डअप हो रहा है और भारत उसके लिए तैयार है, और भारत की सरकार ने इसके बारे में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जरूरत पड़े तो पूरी सर्दियां भारतीय सेना तैयार है। और इसके लिए सेना को अनुभव है और इसके लिए बहुत तेजी से सामान डंप किया जा रहा है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप हो चुका है, बाई एयर, बाई रोड, बाई हेलीकॉप्टर, हर तरह का मीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि सामान तेजी से डंप हो और ट्रुप्स सर्दियों में -50 में, कम ऑक्सीजन में अपना ऑपरेशनल टास्क अच्छी तरह से कर सकें। समीर,
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। और दत्ता साहब, क्योंकि राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का जिक्र किया अभी स्वाय साहब ने, एक बात देखिए कितनी खूबसूरत कही गई कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे और ना ही किसी का मस्तक झुकाने की हमारी मंशा है। यानी चीन को यह साफ संदेश है कि अपनी हरकतों पर काबू पाओ, हिमाकतें करने की सोचो मत, फिर यह सोचो कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए मसले का हल हो सकता है। और अगर चीन चाहे तो ऐसा मुमकिन है, यह भी संकेत है। बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा कि जो राजनाथ सिंह जी ने सदन में कहा उससे हमारी सेनाओं के लिए ये सीधा संदेश जाता है और हमारे पड़ोसियों के लिए भी ये संदेश जाता है कि हम किसी की सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ देखेगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दूसरी चीज आप ये देखिए, सिख धर्म में जो एक बहुत बड़ी चीज कही गई है और उन्होंने बहुत वीर सैनिक दिए हैं भारतीय सेना को कि पुरजा पुरजा कट मरे कबऊ न छड्डे खेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबऊ न छड्डे खेत। चाहे हमारे सैनिकों की जो शहादत है वो कभी जाया नहीं जाएगी। हमारे सैनिक आखिरी गोली, आखिरी राउंड, आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह या खुदा ने चाहा, भगवान की रहमत रही तो तिब्बत हमारा होगा और चीनी सेना पीछे जाएगी। और इस तरह की तैयारी राजनाथ सिंह जी ने देखी है, अपने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने देखी है, और जो बाकी मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने भी इस स्थिति का मुआयना लिया है। और भारतीय सेना की जो तैयारी है वो बहुत आला दर्जे की है। और चीन में जिस तरह का कंपन या जिस तरह की चिंता हो रही है, क्योंकि अगर आप चीन की तरफ से देखें तो उसके पास सैनिक नहीं पड़ रहे हैं, वो मिलिशिया। बिल्कुल ब्रिगेडियर दत्ता, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक और अहम खबर, चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की बात कबूल कर ली है। चीन ने फिर से गलवान का पूरा सच लेकिन दुनिया को नहीं बताया है। चीन ने मारे गए सैनिकों की संख्या अभी तक नहीं बताई है, लेकिन अब वो ये जरूर मान रहा है कि उसके सैनिक गलवान घाटी में मारे गए। भारत की तुलना में चीन के कम सैनिक मारे गए, ये दावा किया जा रहा है चीन की तरफ से। TV9 भारतवर्ष ने चीनी सैनिकों की मौत की खबर आपको दिखाई थी और अब चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की बात कबूल कर ली है। यह मान लिया है कि उसके सैनिक भी गलवान घाटी में मारे गए थे, लेकिन यह अधूरा सच है, अभी भी अधूरा सच बयां किया जा रहा है चीन की तरफ से, क्योंकि चीन संख्या नहीं बता रहा है अभी भी कि उसके कितने जवान मारे गए। गलवान घाटी में क्या हुआ था ये अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे सामने की ग्राफिक्स आ चुका है। 15 जून को चीन ने पॉइंट 14 पर नया टेंट बनाया और टेंट हटाने पर बातचीत के लिए भारतीय सैनिक चीनी कैंप की तरफ गए। चीनी सैनिकों ने टेंट हटाने से इनकार कर दिया, बहुत बड़ी हिमाकत की। भारतीय सैनिकों ने इसके बाद चीनी टेंट को उखाड़ फेंका। चीनी सैनिकों ने पत्थर, कंटीले तार और कील लगे डंडों से बहुत कायराना हमला किया। भारतीय सैनिकों ने तुरंत चीनी सेना पर इसका पलटवार किया। भारत और चीन के सैनिकों में कई घंटों तक झड़प हुई। इसके बाद भारतीय सेना से झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पलटवार से घबराकर चीनी सैनिकों ने शांति के लिए हाथ उठाए, तब जाकर मामला शांत हुआ। यानी हमारे जाबाजों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया चीन के सैनिकों को कि अगली बार वो ऐसी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचिए। और बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, ये दुनिया जानती है गलवान घाटी में चीन को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ और 40 से ज्यादा जवान उसके मारे गए। लेकिन अभी भी आप देखिए चीन जो है वो पूरी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं रख रहा है। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं चीन को आखिरकार ये तो मानना पड़ा है कि गलवान घाटी में उसके जवान मारे गए, लेकिन अधूरा सच अभी भी रखा जा रहा है, अभी भी ये नहीं बता रहा कि कितने मारे गए। नहीं, देखिए इस मामले में मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने पहले भी ये कहा है कि हाँ हमारे यहाँ भी कुछ कैजुअलिटी हुई है, लेकिन वो तब से लेकर के अभी तक ये मानने से इनकार कर रहा है कि कितने लोग मारे गए हैं और कैसे मारे गए हैं। हालांकि हम 40-42 का आंकड़ा दे रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते ही न्यूज़ वीक ने अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है
कि चीन के कम से कम 52 सैनिक मारे गए हैं। और इसके बाद से अब चीन के द्वारा इस चीज़ को, सरकार द्वारा इस चीज़ को छुपाने के लिए विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि चीनी लोगों को ये भी दिखा, चीनी लोगों जितने लोग मारे गए हैं, जो लोग, उनके परिजन अब सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमारे सैनिक, जो हमारे परिवार के सैनिक हैं, वो कहाँ हैं, और सरकार बता नहीं पा रही। ये चीज़ें धीरे धीरे चीन की एक के बाद एक पोल खुल रही है, और ये सिर्फ इसी मोर्चे पे नहीं, हर मोर्चे पे भी। अभी आपने कल भी देखा होगा कि कोरोना के मामले में भी चीन की एक वायरोलॉजिस्ट का बड़ा खुलासा आया है, जो कि भाग के अमेरिका पहुंची है। तो हर मोर्चे पे चीन को अलग अलग परेशानियां हो रही हैं। अभी आपने ताइवान के उसमें भी देखा, चीन ने एक बार राफेल के बारे में कहा था, अभी कल परसों, कि हमने 17 बार राफेल को मार गिराया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहाँ चीन की ऐसी लड़ाई हुई किससे कि 17 बार राफेल को मारा गया। हाँ, ये मतलब बेसिर पैर की चीज। बिल्कुल, इसीलिए तो त्रिपाठी साहब कहा जाता है ना कि झूठे प्रोपेगेंडा में माहिर है चीन। जी, जवाब नहीं है कोई उसका। प्रोफेसर राजन कुमार साहब, लेकिन इस वक्त जिस तरह की स्थितियां एलएसी पर नजर आ रही हैं, जितनी जबरदस्त तैयारी हिंदुस्तान की तरफ से नजर आ रही है, और खास तौर पर ऊंची चोटियों पर जिस तरह से हमारा कब्जा है, ऐसे में आपको लग रहा है क्या कि अब चीन कहीं ना कहीं सरेंडर के अलावा चीन के पास और कोई रास्ता नहीं है? अब देखिए, मैं सरेंडर तो नहीं बोलूंगा। दोनों आर्मी बहुत ही पावरफुल आर्मीज हैं, और दोनों में एक तरह से जो स्टैंड ऑफ है, ये बताता है कि दोनों देशों को लग रहा है कि युद्ध करना सही तरीका शायद नहीं हो। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे कि चीन गलवान पे जो उनके सैनिकों की मृत्यु हुई थी, वो क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे थे जी, तो उसके 2-3 कारण है। पहला तो यह कि चीन का अभी जो शी जिनपिंग का रेपुटेशन है, क्योंकि ये जो शुरुआत हुआ है स्टैंड ऑफ को, इसको चीन ने शुरुआत किया है। अगर उनको, चीन के लोगों को यह पता चले कि यहाँ पे 30, 40 या 50 जो संख्या बताई जा रही है, उतने अगर सैनिक बने हैं, तो उनके विरोध में वहां पे विद्रोह हो सकता है, और शी जिनपिंग इसको नहीं चाहते हैं। दूसरा, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन की बात है, आप जानते हैं कि चीन कोई उस ढंग से युद्ध काफी दिनों से लड़ा नहीं है, और अगर यह इमेज जाता है कि भारत के साथ उसके जो स्टैंड अप हुए हैं, उसमें ज्यादा संख्या में काफी सैनिक मरे हैं, तो जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है चीन का, वह डैमेज होगा, और कोरोना के चक्कर में ऑलरेडी उनका रेपुटेशन काफी खराब हो चुका है। तो वह यह नहीं चाहते हैं। और शी जिनपिंग, वहां पे जो फैक्शंस हैं अभी चीन में शी जिनपिंग के विरोध में, वह भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और इकोनॉमी की हालत खराब है। तो ऐसी स्थिति में हुआ बिल्कुल राजन कुमार साहब बने रहे, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस बीच हमारे पास एक अहम खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। एलएसी पर जांबाजों का हौसला बढ़ाने में किस तरह से महिलाएं जुटी हैं, आप देखिए। एलएसी पर तैनात जवानों को खाना पहुंचाने में जुटी हुई हैं कई महिलाएं। बॉर्डर से सटे गांव से मदद के लिए आगे आई हैं महिलाएं, और जो जवान तैनात हैं इन मुश्किल परिस्थितियों में का जो सामना कर रहे हैं और देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए घर का बना हुआ खाना पहुंचाया जा रहा है। देशवासियों के जज्बे को सलाम करती ये खबर है। तस्वीरें आप देखिए, जवानों को खाना पहुंचाने में कैसे महिलाएं जुटी हुई हैं, घरों से खाना बनाकर जवानों को भेजा जा रहा है। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान का जज्बा। लोगों की हौसला अफजाई से जवानों का जोश इस वक्त बहुत हाई नजर आ रहा है। भारत चीन विवाद के बीच बॉर्डर पर महिलाओं ने किस तरह से कमर कस ली है। ले फॉरवर्ड एरिया में जवानों की मदद के लिए आगे आई हैं महिलाएं, और घर से बनाकर खाना भेज रही हैं जवानों के लिए, जवानों की मदद के लिए वॉलंटियर्स करने के लिए भी आगे आई हैं ये महिलाएं। और कई महिलाओं के बेटे सरहद पर देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, और ये महिलाएं घर का खाना बनाकर जवानों को पहुंचा रही हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। जंग के मैदान में जहां हमारे सैनिक देश की सीमाओं पर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे कई लोग ऐसे हैं, हमारे कई नागरिक ऐसे हैं लद्दाख के इलाकों में या लेह के इलाकों में, जो लगातार इनके लिए एक बड़ी शील्ड के तौर पर काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि रक्षा कवच के तौर पर काम कर रहे हैं। छोटे छोटे काम, लेकिन अपने घरों से भी हमारे जवानों के लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आज लेह के इस स्पीति गाँव में आए हैं। और ख़ास बात ये, अगर आप देखें तो ये लोग जो हैं अपने घरों से जो खाने का सामान है वो लेकर आए हैं, और इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे उनके लिए पहुंचा रहे हैं। यानी हर रोज़ ये महिलाएं जो हैं इन गाँव से लगातार ये छोटे छोटे सामान, जिसमें आप देखें बिस्किट हैं, चिप्स हैं पैक्ड,
ये इनके घर के हाथ के बने हुए खुद के बिस्किट्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं, जो इनके घरों में फ्रूट्स हैं यानी सेब या दूसरा जो कच्चा सामान होता है या फिर रॉ मटेरियल होता है। इसके अलावा सत्तू जो होता है, क्योंकि इस ठंड के मौसम में सत्तू का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा साजो सामान ये रोज़ इसी तरीके से इकट्ठा करते हैं, अपने घरों से बनाते हैं। बिस्किट्स हैं ये जो इनके घर के बने बिस्किट्स हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अलावा और जो दूसरा साजो सामान है वो सारा सामान ये लोग इन इलाकों में पहुंचा रहे हैं। और ख़ास बात ये कि इनका मकसद है कि हमारे जवानों तक राशन की किसी चीज़ की कमी ना पड़े। आप लोग कब से कर रहे हैं? आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सांगडोलो है जी। और ये आप कब से कर रहे हैं? अभी तो पहली बार कर रहा है, अभी दूसरा करने वाला है। और कितनी पहले भी दिया उधर कारगिल में वार हो गया ना, कारगिल में भी आप लोगों ने इसी तरीके से किया जी, था। लेंगे जी। और अभी कितनी महिलाएं आप लोग जो कर रहे हैं? बहुत से महिलाएं हैं पितु गाँव के। पितु गांव के। और आप भी अपने घर से लाके? जी सर, मैं भी अपने घर से ये रोटी बना के और ये ड्राई चीज़ से और ये सत्तू और जो बिस्किट होता है और एप्पल सब हम इकट्ठा करके बेचते हैं सर जी। और अभी जब देश लगातार सैनिक जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो आपको क्या मन में लगता है, क्या कहना चाहते हैं देश वालों को? हम कहना चाहते हैं कि जो सैनिक इस हार्ड कंडीशन में वहाँ पे बॉर्डर पे जाके हमारी रक्षा कर रहे, तो हमारा भी कुछ ये फर्ज बनता है कि उनके लिए हम कुछ करें। किल का जब ये वॉर हुआ था तब भी हम लोगों ने सबने मिलकर वहाँ पे हम बारी बारी से वो ये सब सामान हमें पहुँचाने के लिए जाना पड़ता था, तब भी हम जाते थे। अच्छा, आप में से कई लोगों के तो घर परिवार में जो यहाँ से कई लोग होंगे जो सैनिक भी होंगे, इंडियन आर्मी में भी मौजूद होंगे, तो उनको आप लोगों के लिए तो मतलब जब पूरा देश उनकी चिंताएं कर रहे हैं सैनिकों की, तो आप लोगों को वो घबराहट या वो टेंशन नहीं होती? वैसे तो हमारे घर में तो कोई नहीं है, फिर भी हमारे पड़ोस है, हमारे जो भी रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, बहुत सारे हैं। रिलेटिव्स ना भी हो, हमारे सारे जो देश के जवान हैं, हम उन सब जो है हमारे अपने परिवार जैसे हैं, क्योंकि उनके भी अपने फैमिलीज है, तो हमें भी उतना ही दुख दर्द है जितना उनके फैमिली को। तो हम लोग जितना हमसे हो पाता है घर में हम लोग जो कुकीज़ बनाते हैं, तो ये बना के हम लोग अपने अपने घर से बना के ला रहे हैं। जितने भी हम लोग गाँव की महिलाएँ हैं तो वो लोग घर से बना के ला रहे हैं। कुकीज़ हो, किसी के पास सेब हो, ड्राई चीज़ हो, सत्तू हुआ, खुबानी हुए, तो ये सब एक तो न्यूट्रिशियस भी होता है, उठाने के लिए आसान भी होते हैं, तो ये पानी के साथ भी हो सकता है, खा सकते हैं, तो उठाने भी आसान है। अगर हम लोग तो बॉर्डर से तो बहुत दूर है, अगर हम लोगों से अगर वहाँ हमें मौका मिला तो हम लोग वहाँ पर जाके पहुँचाने के लिए भी जा सकते हैं। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। और देखिए लेह से कितनी खूबसूरत रिपोर्ट दिखाई सुमित चौधरी ने। एक बार हम फिर सीधे रुख करेंगे एलएसी का। अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा हमारे जवानों के लिए, उन निगहबानों के लिए जो कि सरहद पर तैनात हैं, हिफाजत कर रहे हैं देश की, उनके लिए कितना प्यार, कितनी मोहब्बत झलक रही है। घर का बना हुआ खाना पहुंचा रही है महिलाएं, और भी जोश हाई हो गया होगा जवानों का। बिल्कुल। और ये जिस दिन हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर काबिज हुए थे हमारे जवान, उसके बाद से ही वहाँ के जो आसपास के गांव हैं चुशुल के, वहाँ से लोग सामान लेकर के जा रहे हैं। और उन्होंने खुद अपनी तस्वीरें भी भेजी थी। घर से खाना जा रहा है, तमाम और ज़रूरतों का सामान जा रहा है। सारे गांव के लोग उमड़ रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जो दुर्गम हैं, जहाँ चढ़ने में मुसीबत होती है, लेकिन वो खुद चढ़ रहे हैं, न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि जो एलएसी के पास के गांव है वो उसको पहुंचा भी रहे हैं। और ये पूरे उस जो सीमा रेखा है, पूरे सीमा रेखा पर बसे गांव में यही सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ। देखिए कितनी खूबसूरत रिपोर्ट इस वक्त ले से TV9 भारतवर्ष पर हमने दिखाई है। एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। चीन से विवाद के बीच एलओसी पहुंचे हैं आर्मी चीफ। एलओसी से लेकर एलएसी तक तैयारियों पर पैनी नजर है। आर्मी चीफ ने सेना के जवानों की हौसला अफजाई की है, उनका हौसला बढ़ाया है। सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया है। हर हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। तो पहले एलएसी के तमाम इलाकों का दौरा किया था जनरल नरवणे ने, और अब वो एलओसी पहुंचे हैं। संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, एलएसी से लेकर एलओसी तक तैयारियां जबरदस्त हैं। जनरल नरवणे ने अब एलओसी का दौरा किया है। खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, चीन से जो तनाव चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान से कितना खतरा है इस वक्त? बिल्कुल समीर, बहुत 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर का पूरा खतरा है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़े अपने दिल के 2 मिनट लूंगा या 1 मिनट लूंगा कि जो लेह की आपने खबर दिखाई, जो वहां की जनता किस प्रकार से खाना दे रही है,
मेरा कसम से उनको सैल्यूट है उन लोगों को कि जो एक फौज का जो मोराल है, मैं यहाँ बैठे, सही बात है, हम भी सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल कह नहीं सकता, क्योंकि हमने कई बार ऑपरेशन के दौरान पंजाब में, जम्मू साइड में, लेह लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में जाते थे, गढ़वाल साइड, कुमाऊं, तो गांव के लोग, उनका खुद खाना कम होता था लेकिन हमारे साथ शेयर करते थे। क्या बात है, ये चीज जो है ना बहुत जबरदस्त फीलिंग है, बहुत शानदार फीलिंग है, इससे एक जज्बा नजर आता है। और दूसरी बात, मैं अब आता हूँ आपकी बात पर कि किस प्रकार से टू फ्रंट वॉर के लिए भारत तैयार है। ये आज की बात नहीं, इस चीज का खतरा बहुत पहले से था, क्योंकि जब चीन के साथ हमारी तनातनी हो रही है तो पाकिस्तान इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है, किससे टकरा रहा है, और क्या उसको जवाब मिलेगा, और क्या उसका हर्ष होगा, और क्या उसका नामो निशान मिटेगा, और क्या पीओके हमारे पास आ जाएगा। इस चीज का पाकिस्तान को बिल्कुल भी हर्ष नहीं है। और जिस प्रकार से नापाक हरकतें करता जा रहा है, चाहे मिलिटेंट हो, हम देख रहे हैं एलओसी पर घटनाएं बढ़ रही हैं, अभी 50 किलो बारूद पकड़ा गया कल। तो ये जो हरकतें हैं, पाकिस्तान सावधान रहे। बिल्कुल, जिस इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई खबर है। संजय सॉय साहब, कश्मीर में सेना ने पुलवामा जैसा हमला टाला है। कश्मीर के गढ़ीकाल में पाक की साजिश नाकाम हुई है। पानी की टंकी से बरामद हुआ है 52 किलो विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने 50 डेटोनेटर्स भी बरामद किए हैं। इन विस्फोटकों पर सुपर 90 लिखा हुआ था। आपको बता दें, पानी की टंकी से आप देखिए 52 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, और यह कहीं ना कहीं बता रहा है कि साजिश कितनी बड़ी थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। विस्फोटकों पर सुपर 90 लिखा हुआ था। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। विनोद दत्ता साहब, आप देखिए, ये तो ऐसा लगता है 52 किलो विस्फोटक, मतलब पुलवामा को दोहराने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम किया गया है। बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा, और मैं जनरल सोई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें 2.5 फ्रंट की तैयारी करनी चाहिए, और जिस आधे फ्रंट की वो बात कर रहे हैं वो यही है। क्योंकि आप ये देखिए, अल बद्र जैसे ऑर्गेनाइजेशन है या बाकी जो तंजीम है, चीन पाकिस्तान के द्वारा उनको एक्टिव करेगा और भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कश्मीर वैली में। और मेरा अपना अनुमान है कि लद्दाख, जिसमें अभी कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं, वो ये भी कोशिश करेगा कि लद्दाख में भी इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हों। तो हमें, जैसा आपने अभी ये रिपोर्ट दिखाया, अभिषेक ने जो दिखाई, कि जो होम एंड हर्थ पॉलिसी है, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है भारतीय सेना की, और लोकल सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो। तो जिस तरह का लोकल सपोर्ट वहां है, वो बहुत जरूरी है और बहुत लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और लड़ाई निश्चित तौर पर 2 फ्रंट्स पर इस वक्त लड़ी जा रही है, एक चीन से, दूसरी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का रुख देखिए, FATF के खौफ से बैकफुट पर इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। दिखावे की कार्रवाई पर खुद ही एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी संसद में आतंकी अड्डों की संख्या बताई है। जमात-उद-दावा और जैश की संपत्ति की डिटेल संसद में पेश की है। जमात-उद-दावा और जैश की 964 संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए एक और दिखावा। जी हाँ, बिल्कुल समीर, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब महज 2-3 हफ्ते बचे हैं अब FATF की मीटिंग होने में, जब ये तय होगा कि क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या नहीं। उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से महज ये सारी कागजी कार्रवाई की जा रही है, और इस मामले पर नजर रखने वाले भारत सरकार के टॉप अधिकारियों से जो हम लोगों की बातचीत होती है, उनका कहना यह है कि इस मामले में FATF के तमाम सदस्य देश बहुत ही गहराई के साथ स्क्रूटनी करने वाले हैं, ताकि ये जो आईवॉश पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, ये नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। JK त्रिपाठी साहब, इसका कुछ फायदा होगा क्या? देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आएगा। अच्छा, ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं आएगा कि FATF के नियमों के मुताबिक ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट से ले आने के लिए उसके पास 3 से भी कम सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। मतलब अगर पाकिस्तान को कम से कम 3 सदस्यों का समर्थन हासिल है तो ब्लैक लिस्ट में नहीं लाया जा सकता। जी, अब पिछली बार भी 3 सदस्य जो थे
चीन, तुर्की और मलेशिया, इन्होंने पाकिस्तान की ठीक है को बचा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, चलिए कुछ और साजिशें बेपर्दा करते हैं जरा। पाकिस्तान की पीओके से बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर है। पीओके में कश्मीरी महिलाओं का कैसे यौन शोषण होता है, यह खबर सामने आई। पाकिस्तानी फौज करती है महिलाओं का शोषण। पीओके के जाने माने लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता ने यह बड़ा खुलासा किया है, जिनका नाम है अमजद अयूब मिर्जा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं पीओके के लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बोले हैं अमजद अयूब। सुनिए वो क्या कह रहे हैं और कैसे खोल रहे हैं पाकिस्तान की पोल। We have urged the United Nations to address the case of foreign occupation of Pakistani occupied Jammu Kashmir. However, the world seems to have been hypnotized by the fake narrative spun by Pakistani government. Excellency, under CPAC, our rivers are being diverted for hydropower projects causing water shortages. The projects forever would destroy the ecology of our region. Scores of young men from Gilgit-Baltistan are serving 70 to 90 years imprisonment for protesting against the plunder of our natural resources. Anti-terrorism laws are used as a tool to crush any dissent. Our women refuse to take cover even during cross-border firing at the line of control because the Pakistani soldiers in the bunkers molest them. Your Excellency, the fact remains that Pakistan attacked my homeland of Mirpur on October 22nd, 1947. However, the world seems to have turned a blind eye towards our history and our ongoing sufferings under the Pakistani occupation. Your Excellency, my people are desperate to gain freedom from Pakistan and join Jammu, Kashmir and Ladakh in the Indian Union territory. I demand that the United Nations lend me her ears if she wants to end the desperation of my people. तो देखिए पीओके के लोगों पर किस तरह से पाकिस्तान की सेना जुल्म सितम कर रही है, इसका कच्चा चिट्ठा यूएन के सामने रख दिया है अयूब मिर्जा ने। और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो है बाजवा की घिनौनी सेना की करतूत। पीओके में पाकिस्तानी सेना कैसे महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, जुल्म सितम कर रही है और कैसे उनकी घिनौनी सोच जो है वो सामने आ रही है, ये बेपर्दा हुआ है। पीओके के राहत शिविरों, सामुदायिक बंकरों में महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में कॉलेज की लड़कियों के फोटो और वीडियो बनाकर उनका शोषण हो रहा है और पाकिस्तान की बदनाम सेना के जवान जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आजादी की मांग उठाने पर महिलाओं और बच्चों का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका जिक्र अयूब मिर्जा ने किया है और कहा है कि पीओके को इस अत्याचार से मुक्ति दिलानी चाहिए। वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। 2005 के बाद से महिलाओं के अपहरण की घटनाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। पाकिस्तान की सेना का जुल्म सितम बढ़ा है। पाकिस्तानी सेना ने हत्या और रेप की घटनाओं को अंजाम दिया है। देखिए कितनी गंदी जहनियत के लोग भरे हुए हैं पाकिस्तान की सेना में, ये इससे साफ जाहिर होता है। हत्या और रेप जैसी घटनाओं को पाकिस्तान के जो जवान हैं वो अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं पीओके में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे पास पाकिस्तान से ही आ रही है। इमरान खान के पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुसलमानों में तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। सैयद रजा हुसैन जो कि एक शिया नेता थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांच मैनेजर थे सैयद और शिया समुदाय से ताल्लुक रखते थे। एंटी शिया प्रोटेस्ट को लगातार पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन हवा दे रहे हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट का गढ़ जो है, जो एपिसेंटर है, वो पाकिस्तान का कराची शहर बना हुआ है। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब हुई है, उसके बारे में भी आपको बता दें। सेना का कर्मचारी खुफिया रिपोर्ट लीक करने पर गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई को यह शख्स खुफिया सूचना मुहैया करा रहा था, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जानकारियां लीक कर रहा था। मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग से जुड़ा है आरोपी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एएसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियरिंग विंग से जुड़ा हुआ है ये आरोपी कर्मचारी और ये पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं लीक कर रहा था। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर?
सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,